नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम मैकियावेली को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि मैकियावेली की क्या देन है राजनीतिक चिंतन में, या फिर मैकियावेली को आधुनिक राजनीति के पिता के रूप में या आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में माना जाता है। तो मैकियावेली की विचारधारा को बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार मैकियावेली के यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक था, किस प्रकार उसने राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक विचारधारा की या आधुनिक चिंतन की शुरुआत की। तो उन विचारों को जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हम बच्चों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैकियावेली की एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में राजनीति में जो उसका योगदान है, उसकी जो देन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके अक्सर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी आता है कि मैकियावेली आधुनिक युग के पिता के रूप में, या मैकियावेली के यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में, या फिर राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की क्या देन है, इसका विवेचन कीजिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम इस बात पर चर्चा करेंगे या इसका हम विवेचन करेंगे कि मैकियावेली का आधुनिक राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है, या एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण अपने योगदान, उसने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक चिंतन का इतिहास में अगर हम देखें तो प्लेटो को हम आदर्शवादी विचारक कहते हैं, अरस्तु को हम राजनीतिक सिद्धांतवादी और राजनीतिक वैज्ञानिक भी माना जाता है, उसको भी प्रथम राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो मैकियावेली को हम राजनीतिक व्यवहारवादी और यथार्थवादियों के पिता के रूप में मानते हैं। मैकियावेली का योगदान एक ऐसे राजनीतिक विचारक के रूप में है बच्चों, जिसने कि उस समय मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे देवीय कानून, चर्च, पोप की शक्ति, सामंतवाद आदि को अस्वीकार करके उसका खंडन किया। और उसने उस समय मध्ययुगीन मान्यताओं को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से गलत माना। उसने ऐतिहासिक, अनुभूतिमूलक और आगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अपने व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार कि राज्य सभी मानवीय सामाजिक संस्थाओं में श्रेष्ठ होता है और सर्वोच्च होता है, और उसने इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति की राजनीति को जन्म दिया या फिर उसके महत्व का प्रतिपादन किया। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति में साध्यों का संबंध नहीं है, राजनीति में साध्य ही सब कुछ होता है, न कि साधन। इसलिए वह राज्य से संबंधित है, न कि चर्च या ईश्वर से। वह इलोक से संबंधित है, न कि परलोक से। वह व्यक्ति के साथ संबंधों पर बल देता है, न कि व्यक्ति के ईश्वर के साथ संबंधों पर। वह राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित है, न कि ईश्वरीय शक्ति से संबंधित है। उसने शासन कला से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, न कि राज्य के सिद्धांतों का। इस प्रकार वह राजनीतिक कुशलता से, राजनीतिक व्यवहारिकता से, राजनीतिक वास्तविकता से संबंधित है, न कि नैतिकता से संबंधित है। इसलिए मैकियावेली ने राजनीति का नैतिकता और धर्म से पूर्णतः पृथक्करण कर दिया। इस प्रकार मैकियावेली शासकों से संबंधित है, शासितों से नहीं है। उसने अपने सिद्धांतों को सार्थक बताने के लिए, अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए उसने धार्मिक उदाहरणों का या धार्मिक धर्म का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने ऐतिहासिक रूप से अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक और अनुभूतिमूलक पद्धतियों का सहारा लिया। इसलिए मैकियावेली एक राजनीतिक विचारक है, न कि एक राजनीतिक दार्शनिक है, जैसा प्लेटो या अरस्तु के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में मैकियावेली को आधुनिक युग के पिता के रूप में कहा जाता है। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ विचारक बोंदा को कहते हैं कि वो आधुनिक विचारक था, क्योंकि बोंदा ने सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्र राज्य और उसकी मूल विशेषता संप्रभुता का प्रतिपादन किया। लेकिन मैकियावेली के चिंतन में हमें संप्रभुता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय राज्य जैसे जो तत्व है आधुनिक राजनीति के, वह देखने को नहीं मिलते हैं। मैकियावेली की पद्धति पर भी कुछ विचारक जो मानते हैं कि मैकियावेली आधुनिक
युग के विचारक के रूप में नहीं मान्यता रखता है, क्योंकि उनका मानना है कि मैकियावेली का जो निष्कर्ष है वो ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है, बल्कि उसने उस समय की इटली की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, जो 16वीं शताब्दी में उसने उसका विवेचन किया है। उस आधार पर उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार मैकियावेली की पद्धति को विचारक ऐतिहासिक मानते हैं, लेकिन अनुभूतिमूलक नहीं मानते हैं। ऐसा उन विचारकों का मानना है जो यह कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में अपना महत्व या मान्यता नहीं रखता है। लेकिन सच फिर भी यही है राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में कि मैकियावेली ने भले ही स्पष्ट रूप से संप्रभुता या राष्ट्रीय राज्यों जैसे शब्द का प्रयोग न किया हो, लेकिन ये दोनों विचार हमें उसके चिंतन में, उसकी विचारधारा में देखने को मिलते हैं। जैसे मैकियावेली ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का प्रतिपादन किया, जो सभी व्यक्तियों और समुदायों से सर्वोच्च और शक्तिशाली हो। तो यहाँ पर उसके हमें संप्रभुता संबंधी विचार देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीयता संबंधी विचार भी मैकियावेली के इस विचारों में निहित है कि राज्य की सीमाएं और उसका विस्तार नृजातीय समझातीयता तक सीमित होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भी हमें मैकियावेली के राष्ट्रीय राज्य संबंधित विचारों का अंश देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें कि आधुनिक राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के जो मूल तत्व है, सामान्य धर्म, सामान्य भाषा, सामान्य विधि, सामान्य रीति रिवाज वगैरह, तो वो मैकियावेली के चिंतन में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पष्ट रूप से अगर किसी बात पर बल दें या महत्व दें कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अगर मैकियावेली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वह यह है कि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पूर्णतः पृथक कर दिया। वो एक ऐसा प्रथम विचारक था जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पूर्णतः पृथक किया और एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उसने जो जन्म दिया, वो एक आधुनिक राजनीतिक युग की विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि उसने उन समय की मध्ययुगीन जो भी दैवीय कानून और जो ईश्वरीय सत्ता का, जो अंधविश्वासों का, जो चर्च और पोप की सत्ता का या ईसाई धर्म का जो बोलबाला था, उसको उसने अस्वीकार करके राज्य के सकारात्मक कानून को उसने जन्म दिया। उसने राज्य की श्रेष्ठता, उसने शक्ति राजनीति को, उसने राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया, जो आधुनिक युग के लिए, जो राजनीतिक के आधुनिक युग के लिए मैकियावेली की एक बहुत बड़ी देन है। इसी आधार पर हम उसे आधुनिक युग के पिता की संज्ञा दे सकते हैं, या आधुनिक युग का पिता कहना मैकियावेली को ज़्यादा सही है, ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जैसा कि डनिंग कहता है कि मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है और आधुनिक युग की शुरुआत करता है। तो हम बच्चों थोड़ा अब पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि मैकियावेली किस प्रकार प्रथम यथार्थवादी विचारक और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में अपना महत्व रखता है। उसमें मुख्य तत्व निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक और अनुभूतिमूलक पद्धति का प्रयोग। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने कि प्राचीन यूनानी या फिर अन्य मध्ययुगीन दार्शनिकों की जो निगमनात्मक बौद्धिक पद्धति थी, उसका त्याग के उसने ऐतिहासिक, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और अनुभूतिमूलक पद्धति का प्रयोग किया। उसका अध्ययन, पर्यवेक्षण, उसके जो अध्ययन की जो पद्धति थी वो पर्यवेक्षण, विवेक, अनुभव और इतिहास पर आधारित है। उसने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक लेखकों में आगे आने वाले जो भी आधुनिक विचारक थे, राजनीतिक विचारक, उन्होंने मैकियावेली की इस पद्धति का अनुसरण किया। यथार्थवादी उपागम या यथार्थवादी विचारधारा, मैकियावेली की जो विचारधारा है वो यथार्थवादी है, व्यवहारवादी है। मैकियावेली ने एक राजनीतिक सिद्धांतवादिता या आदर्शवादिता को महत्व नहीं दिया। मैकियावेली इस बात से संबंधित नहीं है कि मानव कैसा होना चाहिए, बल्कि वो इससे संबंधित है कि क्या है, वह क्या करता है। इस प्रकार उसने मानव को उसी रूप में देखा जैसा कि उस समय इटली में 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव के निकृष्ट स्वरूप का वर्णन किया है। तो उसकी व्यवहारिकता इसी में है कि उसने जैसा मानव को देखा वैसे ही उसने मानव की स्वभाव की विशेषताएं बताई कि मानव बुरा होता है, स्वार्थी, छल कपटी, धूर्त, चंचलता,
लोभी पाखंडी होता है। इस प्रकार मैकियावेली ने जो राजनीतिक चिंतन में, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उसके राजनीतिक चिंतन का एक नकारात्मक पहलू है, निराशावादी पहलू है, लेकिन उसकी वास्तविकता या व्यवहारिकता इसमें है कि उस समय इटली में मानव स्वभाव का यही पहलू था जिसका उसने विवेचन व्यवहारिक रूप से किया। तीसरा तत्व है जो मैकियावेली को आधुनिक क्रांति के पिता के रूप में हमारे सामने लाता है, वह है शक्ति राजनीति का प्रवक्ता। मैकियावेली के चिंतन का मुख्य विषय शक्ति की प्राप्ति, उसका स्थायित्व और उसका विकास है। मैकियावेली का चिंतन यह है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाए, उसका कैसे निर्माण किया जाए, उसको कैसे बनाए रखा जाए और उसका कैसे विस्तार किया जाए। इसी आधार पर मैकियावेली का जो सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत, राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत है। तो इस प्रकार मैकियावेली ने अपने जो ग्रंथ है द प्रिंस, उसमें प्लेटो की तरह एक दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने एक निरंकुश शक्तिशाली राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन किया, जो कि उस समय इटली का एकीकरण कर सके, उसकी शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। तो इस प्रकार मैकियावेली ने वास्तविक रूप से इटली को एक शक्तिशाली, एक निरंकुश शासक की आवश्यकता बताई, और इस प्रकार उसने प्रिंस में भी उसने शासक को इस तरह का परामर्श और सुझाव दिया है कि वो निरंतर शक्ति के अर्जन में और उसके विस्तार में लगा रहे। इस प्रकार उसने कहा है कि शासक को शक्ति को प्राप्त करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए उसमें सिंह और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर उसने शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसने अपने शासक को यह परामर्श दिया है कि राज्य शासक जो है वो साध्यों को सर्वोपरि माने, न कि साधनों को, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए वह नैतिक, अनैतिक, अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित किसी भी प्रकार की बात का विचार नहीं करे। तो यही उसके विचारों का जो सार है, यही मैकियावेलीवाद है, यही यथार्थवाद है, यही उसने आचरण के द्वारा नैतिक मापदंड बताए हैं। तो इस प्रकार वो शक्ति राजनीति का समर्थन करने वाले सभी राजनीतिक विचारकों का पिता बन जाता है। चौथा जो तत्व है जो उसको आधुनिक क्रांति के पिता के रूप में हमारे सामने लाता है, वह है मध्ययुगीन मान्यताओं की अस्वीकृति। मैकियावेली प्रथम ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने मध्ययुगीन मान्यताओं को अस्वीकार करा। मध्ययुगीन में जो दैवीय और जो प्राकृतिक कानूनों का जो बोलबाला था, चर्च और पोप की शक्ति, सामंतवाद का जो बोलबाला था, उसमें मैकियावेली ने उसका विरोध किया और कहा कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संस्था है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य का उद्देश्य ही लौकिक सुख प्राप्त करना होता है। इसलिए उसने कहा कि राज्य की शक्ति के ऊपर दैवीय नैतिक बाधाएं नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार उसने मैकियावेली ने सभी धार्मिक और नैतिक संस्थाओं को राज्य के अधीन किया और एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जन्म दिया। पांचवा तत्व है राजनीति का नैतिकता और धर्म से पृथक्करण। मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में एक सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया और यही बात राजनीतिक चिंतन में उसको स्थायित्व प्रदान किए हुए और उसको आधुनिक युग के पिता के रूप में हमारे सामने लाता है। तो उसने सबसे बड़ा उसने कहा कि मानव का कोई, इस बात का उसने खंडन किया कि मानव का परलोक से कोई संबंध होता है, बल्कि उसने यही कहा कि साध्य साधनों का औचित्य है और राजनीति में सभी साधन उचित है। और इस प्रकार उसने कहा कि मानव जो है वह धर्म या आध्यात्मिकता से नहीं बल्कि वह अपने वैज्ञानिकता से और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम करता है। छठा तत्व है धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रवक्ता। मैकियावेली ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया और उसने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, न कि सार्वजनिक मामला है। इसलिए उसने कहा कि धर्म में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने आता है। सातवां तत्व जो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में हमारे सामने लाता है वह है प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन और उनके नियंत्रण पर बल। मैकियावेली आधुनिक समय का ऐसा पहला विचारक था जिसने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था
मानना शुरू किया कि उसके आगे हॉब्स, लॉक, बोंदा ने भी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना। तो इस प्रकार उसका मानना था कि राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, न कि दैवीय संस्था है, न कि ईश्वर की उत्पत्ति है, बल्कि राज्य जो है प्राकृतिक इस रूप में है कि उसका जो मानव की जो तृष्णाएँ हैं, सुधा है, मानव की जो इच्छाएँ हैं, उसी का राज्य एक परिणाम है और शासक को राज्य उन व्यक्ति की उन शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उसने एक प्रकार से आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। 8वां तत्व है कि संप्रभुता के विचार का पूर्वगामी। हालांकि संप्रभुता के संदर्भ में मैकियावेली ने प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों में कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन संप्रभुता आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और मैकियावेली ने सर्वप्रथम संप्रभुता के संबंधित उसने अपने विचार प्रतिपादित किए इस रूप में कि राज्य में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए जो कि सभी नागरिकों और समुदायों से ऊपर हो। तो इस प्रकार मैकियावेली ने संप्रभुता के मार्ग को प्रशस्त किया। 9वां तत्व है राष्ट्रीयता के या राष्ट्रीय राज्य के विचार का पूर्वगामी। मैकियावेली ने हालांकि राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग या राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया और राष्ट्रीयता का विकास भी या राष्ट्रीय राज्य अवधारणा का विकास भी 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन हमें इस राष्ट्रीयता के इस विचारधारा के बीच मैकियावेली के इस कथन में देखने को मिलते हैं कि राज्य को अपनी सीमाओं का विस्तार न जातीय समजातीयता की सीमाओं तक करना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने सामान्य परंपरा, सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, सामान्य रीति रिवाज जैसे तत्वों पर बल दिया जो राज्य को एक करती है। तो इस प्रकार मैकियावेली ने राष्ट्रीयता की विचारधारा का उस समय उसने प्रतिपादन किया जब अन्य विचारक उससे अपरिचित थे। 10वां तत्व उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी तत्व। मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य ही लौकिक सुख प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, यह उपयोगितावादियों का एक मूल सिद्धांत बन गया। मैकियावेली का यह कथन जो प्रसिद्ध है कि मानव अपने पिता की हत्या को माफ़ कर सकता है लेकिन संपत्ति के अपहरण को नहीं माफ़ कर सकता, इस विचारधारा ने व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म दिया और इस आधार पे मैकियावेली ने कहा कि किस प्रकार जो व्यक्ति है वह एक प्रकार से अपने हितों को पूरा करना चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखें कि मैकियावेली ने जिन विचारों का, जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह व्यवहारिक यथार्थवादी है। इसलिए अगर हम देखें तो आज भी अगर वास्तविक राजनीति में अगर हम देखें तो शासक, राजनीतिज्ञ भले ही उसकी आलोचना करे, उसको बुरा माने, लेकिन आज भी मैकियावेली के उन सिद्धांतों का वह पालन करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। सब जगह हम देखें तो मैकियावेली के विचारों का समर्थन, प्रतिपादन किया जाता है। यही मैकियावेली की आधुनिकता है और इसी कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता कहा जाता है।